Hi everyone, Prasad this side, and welcome to the session. Today we're going to talk about things to avoid in final year. Okay, तो बहुत सारे वीडियोस हमने ये देखे हैं और या फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि करियर पर्सपेक्टिव से व्हाट थिंग्स वी शुड बी कीपिंग इन माइंड इन फाइनल ईयर. ओके, तो फाइनल ईयर में हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे आपको सजेशंस भी मिलेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि व्हाट टू अवॉइड. ओके, तो अगर आपके पास एक साल है, सो फाइनल ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव. तो हमें हर एक चीज़ जिस पे फोकस करना है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर रखनी पड़ेगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू अवॉइड इन फाइनल ईयर. और कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था टू टेक द लाइव वेबिनार, बट फॉर सम रीजंस आई कुडंट. सो इट्स ओके, विल गो विद द रिकॉर्डेड सेशन. सो लेट्स स्टार्ट दिस. So I'm the one who will be talking around the session. So let me introduce myself. I'm Prasad and I'm a data engineer. मैंने एक लास्ट टाइम सेशन भी लिया था, लाइव सेशन, विच इज़ अबाउट किक स्टार्टिंग योर IT करियर. तो अगर किसी ने मिस किया हो तो मतलब मैंने बेसिकली बहुत सारे फंडामेंटल्स वहाँ पे क्लियर किए थे, मिसकंसेप्शंस क्लियर किए थे. अगर आपने नहीं देखा तो वो आप वो भी देख सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है बिटवीन सर्टिफिकेशन एंड नॉलेज. कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे पूछा है कि हमें सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है कि नहीं. तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सर्टिफिकेशन एंड नॉलेज. मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है और नॉलेज नहीं है, और आपके पास नॉलेज है बट सर्टिफिकेशन नहीं है, दोनों के प्रोस कॉन्स क्या है वो अभी हम देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम कुछ मिथ्स क्लियर करेंगे कि स्टूडेंट्स में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन रहते हैं कि इफ़ वी गेट सर्टिफिकेशंस देन इट विल इंक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ रेज्यूमे. सेकंड very popular myth is will get job easily. And third होता है कि will get higher packages because of certifications, which means कि अगर आपने सर्टिफिकेशन किया तो ये 3 बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है, अगर आपको कुछ आता हो नहीं आता हो. ये सबसे पॉपुलर 3 मिथ्स है. ओके, अभी देखेंगे रियलिटी की तरफ. रियलिटी कैसा होता है एज एन इंटरव्यूअर. तो एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स इम्पैक्ट. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रिवर्स इम्पैक्ट क्या होता है. लेट्स सी, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मेरे पास 2 कैंडिडेट है फॉर जावा लैंग्वेज. ओके, एक के पास सर्टिफिकेशन है, दूसरे के पास सर्टिफिकेशन नहीं है. तो मैंने दोनों को 3-3 क्वेश्चंस पूछे. तो दोनों कैंडिडेट्स ने 3 में से एक जवाब करेक्ट दिया और 2 आंसर्स गलत दिए. तो अभी मेरी मेंटेलिटी कैसे होगी, अगर मेरे पास 2 कैंडिडेट्स है और सिर्फ एक ओपन पोजीशन है, तो मेरा मेंटेलिटी ये होगा कि अगर पहले बंदे ने 3 में से सिर्फ एक आंसर करेक्ट दिया तो ठीक है, उसने सेल्फ स्टडी किया और जितना उसने सेल्फ स्टडी किया है उसके हिसाब से उसे बस एक आंसर आया. बट जब सेकंड बंदा आता है जिसके पास सर्टिफिकेशन है बट स्टिल उसने एक ही आंसर करेक्ट दिया फ्रॉम 3 आंसर्स. ओके, ऐसा हो सकता है. ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ आपको जो इंटरव्यूअर पूछे आपको पता होनी ही चाहिए, ये एक्सपेक्ट नहीं करते. बट स्टिल अगर ऐसा सिनारियो आता है और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होता है तो इंटरव्यूअर की मेंटालिटी कैसे होती है कि इस केस में मैं उस बंदे को सिलेक्ट करूंगा जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है. तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स इम्पैक्ट, कि आपके पास सर्टिफिकेशन है, स्टिल आपके पास नॉलेज नहीं है. इट शोज कि यू आर नॉट डेडिकेटेड अबाउट एनीथिंग. ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो सिर्फ ऐसे कहीं पे नाम के लिए वो कोर्स कंप्लीट करके चिपकाने में कुछ मतलब नहीं है, राइट. अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ का, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ही आप, अगर आपने सच्ची में वो सर्टिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से किया है तो इट इज़ वेरी गुड. बट सिर्फ ऐसे फेक सर्टिफिकेशन लगा के उसका रिवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है. सेकेंड चीज़ सेम, गुड ओनली इफ़ यू कैन जस्टिफाई योर नॉलेज. ठीक है, अगर आप आपके नॉलेज को जस्टिफाई कर सकते हो वाइल गिविंग द आंसर टू इंटरव्यू, नॉट जस्ट गिविंग आंसर, गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे. ठीक है, अभी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट इज सर्टिफिकेशन एंड व्हाट आर बैजेस. ओके,
तो सर्टिफिकेशन मतलब इसमें दो टाइप्स होते हैं। तो सर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि लेट्स से मैंने एक 700 रुपये का यूडेमी का कोर्स लिया, मैंने वो कंप्लीट किया, हालांकि मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने सिर्फ वीडियोस कंप्लीट कर दिए भगा भगा के, ओके। तो आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक, बट स्टिल आई हैव कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि मैंने सारे वो टेक्निकली कंप्लीट कर दिए, राइट। सारे जो वॉच आवर्स होते हैं उसके वो मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। जैसे ही मैंने सारे वीडियो देख के ख़त्म हो गए, ना ही मेरा कुछ एग्ज़ाम हुआ, ना ही मेरा कुछ टेस्ट हुआ, बट सिंपली मुझे सर्टिफिकेट मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओके। तो अभी ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट का कुछ यूज़ होगा क्या? नहीं, इट हैज़ वेरी लेस वैल्यू वाइल इंटरव्यूइंग, ओके। बट हाँ, अभी बैजेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे जावा में इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफिशियल oracle.com पे जाके प्रॉपर एग्ज़ाम दिया, जावा 8 या फिर जावा 10 जो भी है उसका एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर मेरे कुछ ग्रेड्स आते हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, ओरेकल का लेट से 70% क्राइटेरिया है, अगर मेरा 70% आता है तो मुझे वो बैच मिलेगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर आप बैच लगाओगे तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ योर रेज्यूमे। जो बोलते हैं ना, रेज्यूमे का वेटेज है वो बैजेस से बढ़ता है, ना कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से, ओके। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ थी। और लास्ट पॉइंट, कंसिडरेबल इफ रिलेटेड टू प्रोफाइल ओनली, ओके। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी होती है टेस्टिंग इंजीनियर की, और वो लगाते हैं सर्टिफिकेट लेट से पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो इस केस में कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिंग और पाइथन ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। अगर आप पाइथन का अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहे हो तो पाइथन का ही सर्टिफिकेशन मैटर करेगा। अगर आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हो तो टेस्टिंग रिलेटेड कोई कोर्स का सर्टिफिकेट होगा, या फिर जो भी होगा टेस्टिंग रिलेटेड, वो मैटर करेगा। अपॉर्चुनिटी अलग और सर्टिफिकेशन अलग, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए सर्टिफिकेशंस में। उसके बाद आता है वेस्टिंग टाइम ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड असाइनमेंट। हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जो हमारा बहुत टाइम फाइनल ईयर में कहाँ पे जाता है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाओ, या फिर थियरी सबमिशंस होते हैं, एक्सटर्नल क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो राइटिंग मटेरियल है, जो भी वर्क है, राइटिंग वर्क है, तो इसमें कम से कम टाइम वेस्ट होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ क्या कि हमें करना ही नहीं चाहिए? नहीं, हमें करना चाहिए डेफिनेटली। पास कैसे होंगे? अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बनाया तो पास कैसे होंगे? ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए, बट ये किस हिसाब से करना चाहिए कि ये एज अ इसमें डेडिकेटेड, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त पूरा एनर्जी ख़त्म नहीं होना चाहिए अपना, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि सामने एक आधा मूवी लगा दिया और असाइनमेंट्स लिख रहे हो, ऐसा कर सकते हो, या फिर जो भी है गाने सुनते सुनते लिख रहे हो, ताकि मतलब जो एनर्जी है, लास्ट ईयर में हमें एनर्जी सेव करना है और वो एनर्जी दूसरी जगह पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कम से कम टाइम वेस्ट करना है इन डॉक्यूमेंटेशन एंड राइटिंग असाइनमेंट्स। क्योंकि जब हम लिखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता कि हाँ यार मैं समझ के लिखूंगा, ऐसा अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, बट यूजुअली कोई ऐसा करता नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि डेडलाइन बहुत क्लोज होती है और हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो जनरली वो गधे वाला ही काम होता है। तो इसलिए कम से कम टाइम वेस्ट करना ही इस पे अच्छा है। तो इंस्टेड अभी ये छोड़ के हमें क्या करना चाहिए कि जो एनर्जी हमने बचाई है वो कहाँ पे लगानी चाहिए? सबसे पहली चीज़, स्कोरिंग एग्ज़ाम्स, ओके। तो स्कोरिंग एग्ज़ाम्स मतलब क्या कि अभी आप बोलोगे कि यार एग्ज़ाम स्कोर करने से क्या होगा, राइट। तो बेसिकली आईटी में आपके जो स्कोर्स है या फिर आपका जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का या फिर किसी का, वो कुछ मैटर नहीं करता, ओके। बट हमें स्कोर क्यों करना है? क्योंकि आपके जो ग्रेड्स है वो एज अ गेट पास काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप एकदम मशीन लर्निंग, एआई वगैरह सीख रहे हो, बट जो स्टार्ट का क्राइटेरिया होता है कंपनीज का कि नहीं यार, अगर बंदे को 50% भी नहीं है तो वो क्या डेडिकेटेड रहेगा, राइट। ऐसी जो सोच होती है टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स, तो इसके वजह से कहीं आप रुक ना जाओ, इसके वजह से हमें एग्जाम्स के स्कोरिंग पर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? इंटर्नशिप्स ढूंढो, ठीक है। रियल टाइम आईटी वर्ल्ड में काम करना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है देन
4 साल की पढ़ाई, तो जितना आपको एक्सपोजर 2 या 3 महीने की इंटर्नशिप में मिलेगा आपको थेरोटिकली कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए यू हैव टू फोकस ऑन इंटर्नशिप्स। अभी आई थिंक जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, COEP, PCCOE जैसे कॉलेजेस है, तो वहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी खुद से आती है कि 2 महीने की इंटर्नशिप रहती है या फिर 3 महीने की रहती है। बट बाकी जो 80 to 90% कॉलेजेस है वहाँ पे नहीं आती। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार हमारा कॉलेज ही सपोर्ट नहीं करता, क्या कर सकते हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इट इज़, मतलब मैं अभी चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो। मैं आपको एक साइट का नाम बताता हूँ जिसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ठीक है, ये नाम लिख लेना। तो इट इज़ GOOGLE। इट इज़ गूगल। कम ऑन। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कॉलेज सपोर्ट नहीं करता। डूड, तुम्हारे पास पूरा गूगल है, सर्च इंजन है, तो वाई डोंट यू सिट इन फ्रंट ऑफ दैट फॉर स्ट्रेट 12 आवर्स एंड फाइंड इट, अप्लाई इट मैन्युअली। मतलब सर्च इंजन्स पे पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा जो भी है, पूरे वेबसाइट्स है, पूरा मिल जाता है। तो सिंपली एक चीज़ करनी है कि हमें खुद का रिज्यूम बनाना है और वो मिनिमम 500 कंपनीज को भेज देना है। स्पैम कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करेगा गूगल? ब्लॉक करेगा क्या तुम्हें? कंपनी ब्लॉक करेगी क्या? नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता इतना। तो ठीक है ना, अगर 500 कंपनीज को अप्लाई करोगे तो एक तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि खुद से करना चाहिए। कॉलेज को बोलकर कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तीसरी चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अभी हमने बोला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक राइटिंग का काम होता है। प्रोजेक्ट इन द सेंस क्या, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका फंक्शनल फ्लो, कि ठीक है फ्रंट एंड से कैसे आ रहा है, मतलब मिडल जो बिजनेस लॉजिक है वो कैसे हैंडल हो रहा है, बैक एंड कैसे काम कर रहा है, ये पूरा फंक्शनल फ्लो और टेक्निकल फ्लो भी, कि ठीक है कौन सा अलगोरिदम यूज़ किया है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लास्ट राउंड होता है आपका, जिसको HR राउंड या फिर मैनेजरल राउंड जो भी होता है, उसमें मोस्टली आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट उस अपॉर्चुनिटी से मैच करेगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। तो इसलिए हमें प्रोजेक्ट का पूरा फंक्शनल एज वेल एज टेक्निकल फ्लो पता होना चाहिए। तो इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। ओके, फोर्थ आता है अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन। ऑब्वियसली इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है अभी, कि जो भी है तुम्हारा एप्टी आता है या फिर ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइम इज़ कोर्सेस। तो कोर्सेज कैसे होते हैं ना, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप सीख जाओगे नो डाउट, बट आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और एज यू आर इन फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर जो भी है, तो आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्सेस लेके थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, क्योंकि कोर्सेस में ऑलरेडी फिल्टर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में सिखाया जाता है, राइट। तो इसलिए आप कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें मेरे लास्ट सेशन में बताया था कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की, और इंजीनियरिंग सिलेबस हमें क्या सिखाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। और एज अपने पास टाइम कम है तो गो फॉर द कोर्सेज जो भी है, उडेमी या फिर जहाँ पे भी है, तो वहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है डेकोरेटिंग योर रेज्यूमे। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि सबसे पहला स्टेप होता है रेज्यूमे बनाओ, और ऐसा बनाओ कि वो स्टैंड आउट करे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को अलग वे में लेते हैं। स्टैंड आउट करना मतलब उनके हिसाब से कि एकदम ऐसे डिज़ाइन वाला वगैरह रिज्यूमे बनाया तो वो स्टैंड आउट होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। हाँ, डिज़ाइन थोड़ा बहुत डाल सकते हो, बट इट शुड बी फॉर्मल। ओके, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने रेज्यूम में खुद का फ़ोटो नहीं डाला, बट मैंने खुद का फ़ोटो डाला है तो अभी मेरा रेज्यूम स्टैंड आउट करेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसमें कैसे होता है कि सबसे पहली चीज़ आती है कि जो आपका रेज्यूम है फ्रेशर लेवल का,
वो मैक्स 2 पेजेस का होना चाहिए। ओके तो उसमें ज़्यादा नहीं होना। बेसिक कंटेंट तो आपको कहीं पे भी मिलेंगे कि रिज्यूम का फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बट द थिंग इज आप इतना भी कंटेंट मत डालो उसमें कि वो 3 पेजेस का बन जाए। वो मैक्स 2 पेजेस का, जनरली एक ही पेज का होना चाहिए, बट ठीक है 2 पेजेस आर फाइन। सेकेंड चीज़ ये आती है कि डिज़ाइन योर रेज्यूमे डिज़ाइन ऑफ योर रेज्यूमे वोंट मैटर। ठीक है, मतलब आपने जो साइड में ऐसे कलरफुल लाइन बनाई है या फिर खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाया, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जो आपके पावर पॉइंट्स है, जो आपका फोटे है, जो आपके टेक्नोलॉजीज़ है, वो कितना उभर कर आते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रेज्यूम स्ट्रक्चरिंग। तो वो स्ट्रक्चर एक्चुअली सॉलिड होना चाहिए कि मैंने रेज्यूम लिया तो मुझे क्लियरली दिखना चाहिए कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मुझे कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब एक नज़र में दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड रेज्यूमे। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक ही रेज्यूमे सब जगह मत चिपकाओ, एक 2-3 वर्जन्स तैयार करके रखो रेज्यूम के, और एज पर योर जॉब प्रोफाइल वो रेज्यूम सेंड करो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे टेस्टिंग और प्रोग्रामिंग दोनों आता है तो मैं एक ही रेज्यूम बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा दोनों चीज़, टेस्टिंग और प्रोग्रामिंग, और चाहे कोई भी प्रोफाइल हो मैं वो एक ही रेज्यूम भेजूंगा। तो ऐसा करने से अच्छा आप क्या करो कि 2 रेज्यूम बनाओ। एक रेज्यूम में प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितना भी आपको आता है वो हाईलाइट करो और टेस्टिंग वाला पार्ट कम रखो। दूसरे में एग्जैक्ट अपोजिट, टेस्टिंग वाला पार्ट बड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखो जो भी आपको आता है, और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट छोटा सा लिखो। और एज पर योर अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रामिंग की है या फिर टेस्टिंग की है, उन 2 जगह अलग अलग रेज्यूम भेजो। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ हो गया फोकस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो एज अ फ्रेशर आपके पास एक तो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एक ही होगा, जो मतलब जो आपने कॉलेज के लिए किया होगा वही हो गया, रियल टाइम तो एक्सपीरियंस होगा नहीं अगर आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिलती है। तो हमें फोकस किन चीज़ों पे करना चाहिए। अभी आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा है एजुकेशन। ठीक है, तो हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कि इम्प्रूव योर स्कोर। तो वो जो स्कोर का है, जो अच्छे ग्रेड्स हमने लाए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अभी हाईलाइट करने का टाइम आ गया। ठीक है, कि आई गॉट 60%, आई गॉट फर्स्ट क्लास, जो भी है, तो वो हमें हाईलाइट करना है कि ठीक है हमने 4 साल क्या किया है, हमने 4 साल आईटी में काम किया है क्या? नहीं, हमने क्या किया है, पढ़ाई की है। तो हमने जो 4 साल किया है डेडिकेटेडली, वी आर डूइंग इट गुड और बेटर देन एवरेज, ये हमें एजुकेशन सेक्टर में प्रूव करना होता है। और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजीज़, हमें इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और इस टेक्नोलॉजी में हमने अभी तक ये किया है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेन जो हमें फोकस करनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट पॉइंट आता है क्लियर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ नाम या फिर फ़ोन नंबर डाल के छोड़ देते हैं, तो वो मतलब कभी फ़ोन लगेगा फ़ोन नहीं लगेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस होगी। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो नाम आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, बट नीचे और एक सेक्शन बनाओ जिसमें क्लियर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका अल्टरनेटिव ईमेल आईडी और आपके 2 फ़ोन नंबर्स रहे। ठीक है, मतलब अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो जस्ट बिकॉज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है उसके वजह से वो मिस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जो यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल बिल्डिंग योर रेज्यूमे। अभी आता है नॉट अप्लाइंग टू अपॉर्चुनिटीज़। ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नॉट अप्लाइंग टू अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी इसके मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का सुना है कि हाँ यार एक कंपनी आ रही है बट आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई। क्यों? उसके मेन 3 रीज़न होते हैं। सबसे पहले, यार मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो जिस प्रोफाइल का भी इंटरव्यू है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरा सबसे फेमस रीज़न है कि यार इन्होंने तो ये 5-6 स्किल्स बोली है, मुझे सिर्फ 3 ही आती है। और तीसरा है नॉट मैचिंग एक्सपीरियंस। अरे यार अगर आप यहाँ पे नौकरी पे या फिर किसी मतलब नेटवर्किंग साइट पे अगर देखते हो अपॉर्चुनिटी, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हो, वहाँ पे लिखा होता है अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर 1 ईयर टू 4 ईयर लेट्स से। ठीक है, यार मेरा तो 6 महीने का ही है, यार मैं तो फ्रेशर हूँ, क्या करूँ? ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यार सबसे पहले नॉट प्रिपेयर्ड की बात करते हैं कि अभी आप ज़िंदगी में कभी प्रिपेयर्ड होगे ही नहीं। ऐसा कभी पॉइंट नहीं आएगा कि
व्हेन यूल से कि हाँ यार आई एम 100% प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, आपको डेट लेनी पड़ेगी HR से बात करके कि हाँ यार नेक्स्ट वीक में इस डेट को मैं शेड्यूल करता हूँ इंटरव्यू। तब जब एक हफ्ते का वो जो डेडलाइन रहता है ना, तो वो क्या करता है, उससे उससे आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, और जब आप पैनिक होते हो, जब जब आपको प्रेशर आता है, तभी बंदा एकदम हाई थ्रूपुट देता है। ठीक है, क्रिएटिविटी उसके एकदम पीक पे चले जाती है। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कभी भी इंतज़ार मत करो कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, कुछ भी नहीं आ रहा। लेट्स हिट द वेबसाइट एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। रिज्यूम भेजते रहो, दिन के 100 रिज्यूम भेजो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंड जो चीज़ होती है कि नॉट हैविंग ऑल रिक्वायर्ड स्किल्स। तो ठीक है यार, सभी को मतलब इट्स ओके कि सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है ना कि सी इंटरनेट इज़ टोटली फ्री, वेबसाइट्स आर ऑल पब्लिक। जो भी आप किसी के भी ले लो, LNT, कैपजेमिनी, जो भी कंपनीज आपको पता है, TCS, VCS, आपको क्या करना है, बस वो वेबसाइट खोलनी है, वहाँ पे करियर ऑप्शन आता है। ये लिटरली इतने ही स्टेप्स है। ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू द करियर पेज, अपलोड रेज्यूमे, फिल इन्फॉर्मेशन, हिट अप्लाई। बस इतनी ही चीज़ें होती है। अगर आप दिन के 100 करोगे ना, तो इट इज़ टोटली फ्री, आपका कुछ पैसा नहीं जा रहा। तो वाई आर यू होल्डिंग बैक? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट यार जब तक दोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। ये एक चीज़ है यहाँ पे। तो स्टार्ट अप्लाइंग टू अपॉर्चुनिटीज़ मैन। मतलब अभी थोड़ा भी टाइम वेस्ट करने का टाइम है ही नहीं है। जस्ट जितने भी है दिन के 500 करो। हर दिन मंडे टू फ्राइडे 12-12 घंटे PC के सामने बैठो, और फिर आपको जॉब नहीं मिले ना, तो आप मेरे पास आना कि जॉब नहीं मिला करके। ऐसा होगा ही नहीं। आई एम नॉट 99.99, आई एम 100% श्योर कि ऐसा होगा ही नहीं चीज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है, चाहे, और ठीक है ना, 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस अगर वो मांग रहे हैं, आपका 6 महीने का है, अप्लाई करके तो देखो ना क्या जा रहा है। वाई आर यू होल्डिंग बैक बोल के कि 1 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है? ठीक है, आपका 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, अप्लाई करके तो देखो, इंटरव्यू तो दो। दैट्स माई पॉइंट, होल पॉइंट हियर। ठीक है, तो ये चीज़ है, जहाँ पे भी दिखता है अप्लाई का बटन दबा दो। और ये चीज़ मतलब बहुत सारे लोग कैजुअली लेते हैं, बट ये चीज़ का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू को जाते हो, तो ब्लाइंडली डाइव मत करो वहाँ पे। कंपनी के बारे में थोड़ा सा उसका प्रोफाइल देखो, वो किस सेक्शन में काम करती है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी एटलीस्ट CEO या फिर CTO कौन है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि सेम डे पे टेक्निकल राउंड होगा, अगर क्लियर हो गया तो 5 मिनट बाद आपका HR राउंड होगा, और HR राउंड में आपसे फिर यही सारे सवाल पूछे जाएंगे कि डू यू नो अबाउट कंपनी, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करेंगी। ठीक है, तो रीड अबाउट कंपनी प्रोफाइल, देयर बिजनेस एंड मैनेजमेंट टीम, ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ना यहाँ पे हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात करेंगे करेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो करेंसीज़ मतलब यहाँ पे मैं कन्वर्जन रेट नहीं बताऊँगा कि $1 मतलब 72 रुपीज़ है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 करेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मनी, टाइम एंड नॉलेज। ठीक है, अभी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव बट इन जनरल। ठीक है, अगर आप कल जाके IT में जाते भी हो, तो भी ये चीज़ें ग्रो करने में बहुत टाइम सेव करेगी आपका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग IT में भी टाइम ट्रेड करते हैं टू गेट द मनी। ओके, सो वी कॉल इट ट्रेडिंग द टाइम फॉर मनी। ठीक है, अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है ना, डेटा एंट्री जॉब्स। ठीक है, लेट्स से आपको एक डेटा एंट्री का जॉब क्या रहता है बेसिकली, कि एक वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन रहती है और आपको वो मैन्युअली एक्सेल शीट में भरनी पड़ती है, टाइप करनी पड़ती है। ठीक है, और वो होता है दिन में 5 घंटे का काम। ठीक है, तो दिन के 5 घंटे आप क्या कर रहे हो कि आप एक वेबसाइट से इंफॉर्मेशन देख रहे हो और एक्सेल में टाइप कर रहे हो।
ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ दिमाग वाला काम कर रहे हैं क्या? नहीं। तो हमें पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपना एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब आपने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो दैट इज़ ईजीली रिप्लेसेबल, आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, राइट। तो दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेडिंग योर नॉलेज फॉर मनी, यू आर जस्ट ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मतलब बहुत ध्यान से अवॉइड करनी पड़ेगी कि हमें टाइम को ट्रेड नहीं करना है। अगर आप आईटी में जाते हो, अगर आप 8 घंटा काम भी करते हो, तो वो काम गधे वाला मत करो, ठीक है। अगर काम गधे वाला भी है तो उसको कुछ तो ऑटोमेट करने का ट्राई करो, या फिर नई प्रोसेस इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, उसमें से कुछ नॉलेज गेन करो, ठीक है। सिर्फ आपको जो बोला गया है वो आप करते रहोगे दिन का 8 घंटा, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंस्टेड, तो ये मतलब ये तो हो गई आईटी की बात, बट स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे मैटर करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अल्टरनेटिव बताता हूँ कि ट्रेड टाइम फॉर नॉलेज, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है, ट्रेड टाइम फॉर नॉलेज। इसका मतलब क्या है? टाइम उसमें इन्वेस्ट करो कि जिससे नॉलेज आपके पास है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि कोई प्रोग्रामिंग की बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने अपना टाइम दिया, बट इन रिटर्न आपको क्या मिला? आपको पैसे मिले क्या? कोई बुक रीड करने का आपको पैसे देगा क्या? नहीं। बट बुक रीड करने से क्या होगा? नॉलेज आएगा। इसका सेकंड बेस्ट एग्जांपल क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक सवाल है जो बहुत सारे कोड शेफ है, हैकर रैंक है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप चाहते हो तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से आपको कोई पैसे देगा क्या? नहीं, उससे पैसे कोई देगा नहीं, बट उससे क्या होगा? आपके नॉलेज में गेन होगा, ठीक है। तो आप अपना टाइम देके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अगर आपको कोई बुक पढ़ के नॉलेज नहीं आता है, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रेड मनी फॉर नॉलेज, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब वन स्टेप बैक ही ले लेते हैं कि मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि यार 1,000 रुपये का कोर्स है बट वो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप 10 बार सोचोगे। बट किसी ने अगर आपको बोला कि यार ये 2,000 का शूज़ है, नाइकी का 1,000 में ही मिल रहा है, तो हम एक ही इसमें ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे वी नीड टू ट्रेड मनी फॉर नॉलेज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? कोर्सेस या फिर ट्यूशन्स। तो ट्यूशन्स जनरली मतलब 3 मंथ्स टू 6 मंथ लॉन्ग रहते हैं। एज यू आर इन फाइनल ईयर, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो ऑनलाइन कोर्सेस रहते हैं कि 1 हफ्ते के रहते हैं या फिर 5 दिन के रहते हैं, 2 हफ्ते के रहते हैं, तो यू कैन ऑप्ट दोज, ओके। तो हियर व्हाट आर यू डूइंग कि आप पैसा दे रहे हो नॉलेज लेने के लिए, राइट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। और उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या आएगा कि नाउ आपके पास दोनों, मतलब आपने टाइम ट्रेड किया, आपने मनी ट्रेड किया, और आपको इन रिटर्न क्या मिला? नॉलेज मिला। नाउ यू कैन यूज़ योर नॉलेज टू गेट मनी, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, आपके पास एवरेज से अगर ये दोनों स्टेप्स अगर फॉलो करोगे, तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है, जिनको सिर्फ इंजीनियरिंग निकालना है और 3 लाख का जॉब लेना है एज अ फ्रेशर, ठीक है, तो इनसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, ठीक है। अगर नॉलेज है तो नॉलेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, ठीक है। अगर सभी को 3 लाख का पैकेज मिल रहा है, अगर आपके पास नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर नॉलेज नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, मैं किसी सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, जो भी है जावा पाइथन जो भी है इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओवरऑल नॉलेज, ठीक है। ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड, ओवरऑल आपका एनालिटिकल स्किल्स, ओवरऑल टेक्निकल स्किल्स, ओवरऑल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों का नॉलेज, ओके। अगर ये आपके पास है तो अगर किसी नॉर्मल बंदे को 3 का मिल रहा है, आप इजीली 7 का उठा पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, ट्रेड टाइम एंड मनी फॉर नॉलेज एंड देन यूज दैट नॉलेज टू गेट मनी, ओके। तो ये 3 स्टेप्स है। ये नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट जो भी है किसी भी
स्ट्रीम में है, किसी भी कंपनी में है, ये सभी को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दैट्स ऑल आई थिंक। ये कोट है जैकमा। आपको अगर पता नहीं होगा जैकमा तो इसके बारे में एक पढ़ लेना। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एक्चुअली इसकी। आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस या फिर जो भी है वो सारा मटेरियल मिल जाएगा इसके बारे में। तो उसने एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ कही है कि इफ़ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस। ठीक है, तो अगर आप पहले इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होता है कि यार आई हैव अप्लाइड फॉर 500 बट मुझे एक भी कॉल नहीं आया। ठीक है, तो आप मेरे पास मत आना कि यार आपने तो बोला था 500 कंपनीज़ को अप्लाई करो, मेरे पास एक भी नहीं आया। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ठीक है, अप्लाई फॉर नेक्स्ट 500। ओके, उसमें से तो पक्का आ जाएगा। तो दैट इज़ द की कि यू शुड नेवर गिव अप। तो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस बोरिंग स्टफ, बट आई होप कि ये आपको करियर में या फिर जो भी है स्टूडेंट लाइफ में हेल्प करेगा। तो दैट्स ऑल। अगर कुछ और आपके पास टॉपिक हो जो आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो फील फ्री टू गेट इन टच ऑन लिंक्डइन, और जो भी मेरा ईमेल आईडी है वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मेरा जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट लाइव वेबिनार था मेरा, तो बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स आए हैं मुझे, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने को बोला था। तो आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दिस एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, and keep learning, keep creating, keep helping others.